नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्लास के ऊपर, सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो ज्योग्राफी जब हम देखते हैं, ज्योग्राफी में हमारा जो एरिया है जिसे हमें कवर करना है, कीपिंग इन व्यू ऑफ आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो वो क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता कि हमें किस रास्ते में जाना है और उस रास्ते पे हम चल पड़े तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर दूसरी, बहुत दिन बाद कहा था अब तक, अच्छा छोड़ दिया। तो पहले हमें अपना सिलेबस पता हो और फिर उस सिलेबस को हम आसानी से कर पाएंगे। तो सिलेबस में जब जियो के देखते हैं तो मुझे नहीं पता कि आपको सिलेबस की जानकारी है अपने लेवल पर, लेकिन अब जो आप यहाँ पर ज्योग्राफी में सिलेबस करेंगे उसको हम देख लेते हैं क्या है। तो जो एरिया हमारा सबसे पहले है, ज्योग्राफी तीन सेक्शंस में मेनली डिवाइड होती है। पहली है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। दूसरी है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे कहते हैं भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, तो ये है आपका भारत का भूगोल, ये है आपका विश्व का भूगोल और ये है आपका भौतिक भूगोल। तो यहाँ पर इंडिया की ज्योग्राफी में आप इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया में कौन सी चीज कहाँ पर है, लाइक कौन सी झील, कौन सी नदी कहाँ बहती है, कौन से पर्वत कहाँ पर है, कौन सा जंगल कहाँ पर है, कहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं, कहाँ पर रेगिस्तान है। सोच पा रहे हैं मेरा? जैसे आपको अपने घर की पूरी नॉलेज होती है कि हमारे घर में, हमारा घर जो 3 मंजिल बना हुआ है, 4 मंजिल बना हुआ है, टॉयलेट कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है, बाथरूम कहाँ पर है, स्टेयर्स कहाँ पर है, डाइनिंग टेबल कहाँ है, ऑल द थिंग्स आपको पता होती है ना। लाइट चली जाए और आंख बंद करके आप अपने घर में मूव करें तो यू कैन मूव इजिली, क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ यहाँ पर पर्टिकुलर चीज रखी हुई। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने इंडिया के बारे में जानना है, क्योंकि इंडिया भी आपका घर ही है। फिर इंडिया के साथ साथ आपको वर्ल्ड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहाँ है, कि वहां पर कौन से देश में कौन सा पहाड़ कहाँ है, कौन से देश में कौन सी लेक कहाँ पर है, कहाँ पर कौन सी ट्राइब फेमस है, कहाँ पर कौन सा कल्चर है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। जो चीज आप इंडिया में पढ़ेंगे वही सिमिलर थिंग्स आप वर्ल्ड में पढ़ेंगे। फिर बात आती है जब फिजिकल ज्योग्राफी की, तो फिजिकल ज्योग्राफी इज अ यूनिक सेक्शन ऑफ द ज्योग्राफी। जैसे कि अब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में पीसीएम पढ़ते हैं, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पीसीबी पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से जब ज्योग्राफी का बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का सबसे मेन पार्ट है उसकी फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे अगर आपसे बात करें कोई माउंटेन, तो माउंटेन बना कैसे, माउंटेन क्या है, लेक, तो लेक आपने यहाँ पढ़ ली कि लेक, ये वाली लेक राजस्थान में है, खारे पानी की झील है। अब खारे पानी की झील है तो वो बनी कैसे और यहां पर ही क्यों है,
तो वो फिजिकल ज्योग्राफी में चला जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि गुजरात के गिर फॉरेस्ट में लायन घूमते हैं, तो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही लायन क्यों घूमते हैं? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? यहां पर वेस्टर्न घाट बना, तो वेस्टर्न घाट क्यों बना, कैसे बना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया। जैसे अब ये पेन है, इसका काम लिखने का है, लेकिन जब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो इसका कवर है, ये इसका कैप है, इसके अंदर इंक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ऑल द थिंग्स यहां पर ये है कि जहां पर आप वर्ल्ड और इंडियन का कोई भी आर्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आप चीज देखेंगे, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसे राइज हुई, वो कैसे बना। जैसे ओशियन है, यहाँ पर इंडियन ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, तो पैसिफिक ओशन कैसे बना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसे बना, इंडोनेशिया आइलैंड कैसे बने, तो वो सब कहा जाएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ आ रही है? एक ज्वालामुखी डेड है और एक ज्वालामुखी बर्निंग है, तो बर्निंग है तो यहां पर बर्निंग है क्यों, एक्टिव क्यों है ये, और एक डेड है तो डेड क्यों है, तो वो किसका कौन सी कंडीशन हो गई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। समझ पा रहे मेरी बात को? तो वही चीज जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी वाले सेक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो पहला पार्ट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। पहला पार्ट है व्हाट इज दैट, जियोमॉर्फोलॉजी। इसको कहते हैं भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी क्या कहते हैं इसको, भू आकृति विज्ञान। दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी को क्या कहते हैं, मौसम विज्ञान। तो क्लाइमेटोलॉजी में जैसे आप देखोगे कि बादल कैसे बने, वर्षा कैसे हो रही है, ठंडी हवाएं गर्म हवाएं कैसे चल रही हैं, प्रेशर का में क्या है, यहाँ पर गर्मी क्यों पड़ती है, जून में ही गर्मी क्यों पड़ती है, दिसंबर में ही ठंड क्यों पड़ती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये सारी चीज आप मौसम विज्ञान में देखेंगे। साइक्लोन कैसे बनता है, आंधी तूफान क्यों चलते हैं, ये सारी चीज आप कहाँ पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी। और जो तीसरा सेक्शन है वो है ओशियनोग्राफी। इसको कहते हैं समुद्र विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं, समुद्र विज्ञान। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे महासागर कौन कौन से हैं, हमारे सागर कौन कौन से हैं, सी कौन कौन से हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्यों फेमस है वो, उनका इन्वायरमेंट कैसा है, वो सारी चीज आप देखेंगे ओशियनोग्राफी में। सी का स्ट्रक्चर कैसा है, ओशियन का स्ट्रक्चर कैसा है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ओवरऑल आपको ज्योग्राफी में ये 3 चीजें कवर करनी। इसके अलावा ज्योग्राफी का एक चौथा सेक्शन है जो ज्योग्राफी प्लस फिजिक्स में कैलकुलेट होता है, वो उसको आप देख सकते हैं, वो जियो में भी काउंट होता है और वो फिजिक्स में भी काउंट होता है। जैसे जो हमारा है वो है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अब आपने सुना होगा एस्ट्रोफिजिक्स, सुना होगा ना, तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रो क्या होता है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के जितने भी सौर मंडल ग्रह तारे ब्रह्मांड वो सारी चीजें। तो उसी का नाम अगर जब आप पढ़ेंगे यूनिवर्स, तो यूनिवर्स पढ़ेंगे तो आप वो ज्योग्राफी में काउंट होगा। लेकिन जब इसी को हम एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोफिजिक्स बोलेंगे तो वो साइंस में चला जाएगा। सेम थिंग है, कुछ अलग नहीं है, गंगाधरी शक्तिमान है। समझ आ रही बात? तो यहां पर यूनिवर्स ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा और इसी का नाम बदल के साइंस में एस्ट्रोफिजिक्स हो जाएगी, जिसे एस्ट्रोलॉजी भी हम कहते हैं, नक्षत्र विज्ञान, ग्रह विज्ञान। समझ आ रही बात? तो इन 3 चीजों के अलावा, 3 टॉपिक्स के अलावा हमारा चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा यूनिवर्स हमारा। तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है अपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए
यहाँ पर जब हम इसकी परसेंटेज देखते हैं कि हमारे एग्जाम में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कौन सा सेक्शन आता है, सबसे ज्यादा आपका जो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा एरिया कवर होगा वो इंडियन का और वर्ल्ड का होगा। ठीक है। और तीसरी कमाल की चीज है, ये दोनों अगर गंगाधर है तो ये शक्तिमान है। अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट है 100%, तो 100% ही इक्वल इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इन दोनों को पढ़कर सिर्फ आप इतना जान सकते हो कि इट इज ए पेन, बट इसको पढ़कर आप ये जानोगे कि ये पेन है तो बना कैसे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। समझ आ रही बात? अगर आपने यहां पर पढ़ा कि राजस्थान में सांबर झील है और वो खारे पानी की झील है, तो राजस्थान की सांबर झील खारे पानी की झील है, तो वो खारे पानी की झील ही क्यों है, वहां मीठा पानी क्यों नहीं है, तो वो क्या हो गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। वो उसकी क्या हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति, यानी भूमि पर बनी आकृति का विज्ञान। तो ये झील है, भूमि पर बनी झील है, ये एक इमेज है, आकृति है, इसके बारे में हम जानेंगे इसकी जियोमॉर्फोलॉजी में। तो अगर आपने सिर्फ ये पढ़ लिया और ये पढ़ा नहीं तो इट इज अ इनकम्प्लीट नॉलेज। समझ में आ रही बात? तो मेरा कहने का इंटेंशन समझ रहे हैं ना आप, कि अगर आप सिर्फ ये पढ़कर चले जाते हो तो यू विल गेट पास 50-50, बट इसको पढ़कर जाओगे सिंसियरली तरीके से तो आपके चांसेस वहां पर बढ़ जाएंगे। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, उसने ये पूछना बंद कर दिया है कि ये है तो यहां पर क्यों है, बस। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, ए ठीक, बी ठीक, दोनों ठीक, या इनमें से कोई नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर क्या होता है, हाइपोथेटिकल एक कंडीशन बनाई जाती है कि बताएं कन्वेक्शनल रेन हो रही है, तो कन्वेक्शनल रेन कहां पर ज्यादा होगी, तो कहां पर ज्यादा होगी, तो पहले तो आपको एरिया पता हो, और कन्वेक्शनल रेन क्या है उसके लिए आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। तो इन दोनों का कॉम्बो जब तक आपका तैयार नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाए। और बाकी अदर टीचर्स क्या बताते हैं उससे मेरा पर्सपेक्टिव उनसे डिफर कर सकता है ना, कि भाई कुछ लोग कह देंगे कि इंडियन वर्ल्ड पढ़ जाओ उससे ही पास हो जाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, होने को हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। अब मान लो वहां पर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो फिर गए ना भैंस पानी में। समझ आ रही बात? अब जैसे किसी बच्चे से पूछा गया कि हवा की दिशा क्या है, कहा जी मुझे क्या पता, फिर वो मिट्टी उड़ा के देखेगा, जिस तरफ मिट्टी उड़ेगी उस तरफ हवा की दिशा है, जिस तरफ धुआं जाएगा उस तरफ हवा की दिशा है, वो इस तरीके क्वेश्चन बताएगा। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, सबसे बेसिक क्वेश्चन, और 50 बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत कम लोगों को पता है, आप में से किसी को नहीं पता होगा, पता है? नहीं पता किसी को। तो वही चीज है, वो कहां जाएंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाट इज एयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज एयर, देन व्हाट इज इट्स मूवमेंट, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी मूवमेंट क्या है, हवा चल रही है तो क्यों चल रही है। समझ आ रही बात? तो ये सारी चीज आप कहां पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे। तो आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, बिस्तर लगा दो, सो जाओ आराम से। ये 3 सेक्शन हमें कवर करने हैं, और मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि ये 3 सेक्शंस आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे। जैसा कि जो बच्चे अभी तक मेरी क्लास ले चुके हैं उन्हें पता है ना, द वे ऑफ टीचिंग। तो उस चीज को मैं एश्योर करता हूं कि आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे सारी चीजें, और लिखेंगे कम, समझेंगे ज्यादा। तो वही चीज है, नोट्स आपको बनाने हैं समराइज करके, छोटे छोटे। और ज्योग्राफी में सिर्फ आपको चित्र बनाने हैं, आपने चित्र बना लिया और क्लास में जो डिस्कस हुआ है वो समझ लिया, तो इट विल बी नॉट सफिशिएंट, इट विल बी मोर सफिशिएंट फॉर यू। और एक बार बस ये है, ऑर्डर मान लीजिए, रिक्वेस्ट मान लीजिए कि क्लास का डिस्कशन एक बार जाके घर पर सेल्फ रिवाइज कर लेना, आप भूल जाएं तो बता देना मुझे। बाकी इफ यू बिलोंग्स टू गजनी फैमिली देन इट इज नॉट माय टेंशन हेडेक। समझ आ रही बात? तो अब यहां पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। या आप में से बताओ किसी को कोई इंटरेस्ट है,
क्योंकि इसके लिए तो मुझे मैप बताना पड़ेगा। मैप इसको तो मैं कर नहीं सकता। अब इंडियन शुरू करनी है, फिजिकल आप बताएं जल्दी से, इतना टाइम नहीं है अभी। क्योंकि फिजिकल में मेन चीज है, पहले आपको इस पेन का मैन्युफैक्चरिंग पता लग जाएगा, तो पेन का काम क्या है बस वो तो लास्ट में पता ही करना ही है। अगर झील कैसे बनी ये पता लग गया तो झील कहाँ है बस यही याद करना है, तो वो तो लोकेशन बेस्ड है। समझ आ रही है बात? झील कहाँ है तो बस वो उड़ीसा में है, वो सिर्फ लोकेशन याद करनी। लेकिन अब झील क्या है, कैसी होती है, ये नहीं पता तो दिक्कत आएगी। अब समझ आ रही बात? तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे मेन टॉपिक है आपका क्लाइमेटोलॉजी। सबसे मेन टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी, तो हेडिंग डालिए क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान। इसका कोई अर्थ बताएगा? सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और इसका मीनिंग ही नहीं पता है। अब बच्चे कहते हैं भैया ज्योग्राफी को कहते हैं भूगोल, ये बोलते हैं। अब भूगोल का मतलब भूमि और गोल मतलब गोल है, बस इतना बता के। तो पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज ज्योग्राफी। अगर आपसे कोई कहे कि ज्योग्राफी क्या है, हाँ तो क्या कह रहे हैं आप? पृथ्वी के बारे में पढ़ना जानना, ठीक है ऑलमोस्ट। लेकिन अब देखिए इस वर्ड के अकॉर्डिंग जब हम इसका अर्थ देखेंगे, जियो और ग्राफ। तो जियो का मतलब होता है भूमि यानी पृथ्वी, और ग्राफ का मतलब होता है मानचित्र या चित्र। जब हम पृथ्वी को चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं, देख देख कर, तो क्या कहलाता है? जब हम पृथ्वी पर उपस्थित चीजों को, जैसे ये पहाड़ है देख रहे हैं ना हम इसको, ये झील है, ये नदी ऐसे बह रही है हमें दिखाई दे रही है, तो हम जब पृथ्वी पर उपस्थित चीजों को जब हम चित्र के माध्यम से समझकर देखकर पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है? समझ आ रही बात? तो जियोग्राफी का मतलब आप बता पाएंगे अब कि हम जब पृथ्वी पर, जियो मतलब हमारी पृथ्वी, उसका हम चित्र के थ्रू अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका पहला सेक्शन है क्लाइमेटोलॉजी, तो हम देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी में हमारे कौन कौन से एरियाज आएंगे आपके। पहले हम क्लाइमेटोलॉजी के सब्जेक्ट टॉपिक्स लिख लेते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी में कौन कौन सी चीज पढ़नी है। तो जो पहला टॉपिक है वो है पहले टॉपिक का नाम एयर एंड इट्स मैकेनिज्म। दूसरा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। किसका बजा? दूरभाष यंत्र साइलेंट कर लें या बंद कर लें? दूसरा टॉपिक क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है। एंड करके ये भी लिख लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टाइप्स ऑफ रेन, विंड,
एंड साइक्लोन्स। ठीक है, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर बेल्ट। इसके अलावा जो छोटे मोटे टॉपिक हैं, यहाँ से 4 मेन टॉपिक कर लेंगे आप, आपका सेक्शन क्लाइमेटोलॉजी का कवर हो जाएगा। अदर टॉपिक्स में जैसे, चलो वो आगे बता दूंगा, टाइप्स ऑफ क्लाउड, टाइप्स ऑफ माउंटेन, इस तरीके की चीजें वहां पर देख लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं एयर और उसका मैकेनिज्म। तो एयर और मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा टेम्परेचर और टेम्परेचर बेल्ट। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालें टेम्परेचर, पहला जो टॉपिक है हमारा टेम्परेचर एंड टेम्परेचर बेल्ट। क्लाइमेटोलॉजी का पहला टॉपिक है टेम्परेचर एंड टेम्परेचर बेल्ट। टेम्परेचर एंड टेम्परेचर बेल्ट। अब देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइफ, पृथ्वी पर जीवन का सोर्स क्या है, बताओ कोई। ऑप्शन लिख रहा हूं, बताओ। 4 ऑप्शन है। अब यू कैन, बताएं पृथ्वी पर जीवन का मेन आधार क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, क्या हुआ। तो सभी लोग डी लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अब फिर उसके बाद कहेंगे ये, वो भी बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद कहेंगे ये, वो भी बिल्कुल गलत है। और फिर जब जो ये कहेगा वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताएं, अगर ये पंखा, ये लैपटॉप, ये ट्यूबलाइट इस क्लास को स्मूथ चला रही है, इनको स्मूथ चलाने वाला कौन, इन तीनों को स्मूथली चलाने वाला कौन, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या ये चल पाएंगे। तो वही चीज है कि अगर ये नहीं है तो ये नहीं होगा। समझ पा रहे मेरी बात को। कहाँ पे, तो उसके लिए बताऊंगा ना अभी, तो वहां पर क्यों नहीं है। तो पृथ्वी पर दूसरी चीज, मानव को अलाइव करने के लिए सिर्फ पानी और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, भोजन भी चाहिए। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी लॉ ऑफ डिमांड की, पढ़ी है, बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो कहते हैं कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की डिमांड घट जाती है और कम होने पर बढ़ जाती है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने पर। इस डेफिनेशन का सबसे की वर्ड क्या है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने पर। अगर ये अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने वाली लाइन को फोकस ना करें तो लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी गलत हो जाएगी। तो ऐसे ही यहां पर ये सिर्फ 2 फैक्टर ही नहीं है, अदर फैक्टर भी वेरिएबल हैं, और अदर फैक्टर का भी इनसे ज्यादा रोल है पृथ्वी पर अलाइव रहने के लिए। तो यहां पर अदर फैक्टर की कैटेगरी में सबसे मेन आता है सन। अब वो कैसे, वो आपको खुद पता लग जाएगा। अभी तो ये मेरी जो वर्डिक्ट्स है वो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही होगी, लेकिन आफ्टर दैट टॉपिक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द सन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। समझ आ रही बात। चलिए तो देखते हैं कि कैसे हमारा सन
इस पृथ्वी पर लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपको पता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, है ना? तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं। अब मार्स पर आप कह रहे हैं, तो मार्स पर वायुमंडल है? तो एक गैस से वायुमंडल नहीं बनता। एटमॉस्फेयर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस। वहां पर अगर बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन है तो वो एटमॉस्फेयर नहीं है, है। और अगर नहीं है तो वो एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरी चीज, अगर एक गैस है CO2, मार्स पर आप कह रहे हैं, तो मार्स पर CO2 जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है? नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर CO2 ज्यादा क्यों है और पृथ्वी पर CO2 कम क्यों है? उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर भी क्या है? सन। जैसे सबसे पहला प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। उसके बाद वीनस। उसके बाद अर्थ। उसके बाद मार्स। अच्छा, आपको पता है कि जो सबसे पास होगा हीट के, वो सबसे ज्यादा गर्म होगा? होगा। लेकिन गर्म कौन है सबसे ज्यादा? तो थ्योरी यहां पर देखो ना भाई, आग यहां पर जल रही है, तो जो ये ए व्यक्ति पास में खड़ा है और बी व्यक्ति, तो गर्मी किसको लगनी चाहिए सबसे ज्यादा? और गर्मी बी को रही है। क्यों? अदर फैक्टर्स काम कर रहे हैं ना वहां पर। तो वही चीजें हो जाती हैं कि आप मार्स पर, वीनस पर, मरकरी पर, जुपिटर पर, अदर प्लैनेट्स पर आप अर्थ के कंपैरिजन में जब आप टैली करेंगे चीजों को, तो पृथ्वी पर अदर प्लैनेट्स के अलावा यहां पर अदर फैक्टर आर एक्टिव्स, और उसके कॉम्पोजिशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? सन है। अभी पता लगेगा आपको कैसे। अब उसके लिए फिर मुझे साइंस में घुसना पड़ेगा, तो साइंस में भी आऊंगा, सारी चीजें टॉपिक के बीच में आ जाएंगी। तो पहले अभी देखिए टेम्परेचर। कुछ इसी प्रकार से पृथ्वी पर हीट आती है, अदर प्लैनेट्स पर भी जाती है। तो जो हीट आ रही है, ये इसको क्या बोलते हैं? हीट कह लो, किरण कह लो, रेस कह लो, कुछ भी कह लो, तरंग कह लो, इसको क्या बोलते हैं इसके अलावा? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। अब इंसोलेशन का मतलब क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य से आने वाली हीट। रेडिएशन मतलब ताप। रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं विकिरण, ताप। तो सूर्य से आने वाला रेडिएशन। अब जो इंसोलेशन है जो आ रही है इनकमिंग, इस इंसोलेशन को बोलते हैं SWR। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य से आने वाला इनकमिंग सोलर रेडिएशन किस फॉर्म में आता है? किस फॉर्म में आता है? जैसे आपके घरों में LPG आती है, किस फॉर्म में आती है? गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में? अभी तक ही नहीं पता लगा? लिक्विड फॉर्म में। सिलेंडर में गैस नहीं होती है, लिक्विड होता है। सिलेंडर को गैस सिलेंडर ही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? लेकिन उसके अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। और जो LPG है वो आपका कॉम्बो है, किसका? है CNG जो भरी जाती है वो भी गैसियस फॉर्म में होती है।
लेकिन वो होती है लिक्विड फॉर्म में ही। अब एलपीजी जो आती है आपके घरों में, चलो सीएनजी से बात हटाओ, एलपीजी बताओ, तो एलपीजी किस फॉर्म में आती है आपकी? लिक्विड फॉर्म में आती है ना, लेकिन एक्चुअल में है क्या वो? बाहर निकलने के बाद गैस बन जाती है ना, तो कॉम्पोजिशन चेंज होता है, सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड, और सिलेंडर से निकलते ही बाहर गैस हो गई। तो वहां पर सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको आप साधारण भाषा में हीट बोल देते हैं, हीट को किस फॉर्म में आया बुलाया जाता है, या वो पृथ्वी पर वो हीट किस फॉर्म में आती है, उसे कहते हैं SWR। तो SWR जो होता है, इसका मतलब है शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस फॉर्म में आता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आता है। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो इनकमिंग और आउटगोइंग के दो सोर्स हैं। इनकमिंग का सोर्स होता है SWR, ध्यान रखना, और जो आउटगोइंग है उसका सोर्स होता है LWR। इस शॉर्ट की जगह लॉन्ग हो जाएगा। जैसे अब सारा दिन ये पृथ्वी गर्म होगी, वही गर्म होने के बाद रात को ठंडी होगी। जब सन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो पृथ्वी ठंडी होगी, तो ठंडी होने पर यहां से हीट निकलेगी बाहर, हीट निकलेगी ना बाहर। तो यहां पर ही आपके दो क्वेश्चन बन गए कि दिन में जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है, और रात में जब हीट एग्जैक्ट एग्जिट कर रहा है तो किस फॉर्म में करेगा? तो पृथ्वी पर हीट आ रही है शॉर्ट वेव रेडिएशन में, और पृथ्वी से हीट जा रही है लॉन्ग वेव रेडिएशन में। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं टेक्निकली? इंसोलेशन। इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन किस फॉर्म में आता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आता है। और जब वो सारा दिन एब्जॉर्ब होने के बाद हीट रिफ्लेक्ट होगी, किस फॉर्म में होगी? लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है? तो अब देखिए आपको क्या डायग्राम क्या बनाना है। तो इंसोलेशन, ये डायग्राम बनाने के बाद इसको इंसोलेशन लिख लेंगे। इंसोलेशन के आगे एरो देकर लिख लेंगे फॉर्म। किस फॉर्म में आया? SWR के फॉर्म में। और फिर यहां से इसको वापस रिफ्लेक्ट कीजिए और यहां लिख लीजिए LWR। बस इस डायग्राम को बना लीजिए इतना, तो आपका एक इनकमिंग सोलर रेडिएशन वाला टॉपिक यहां से हो जाएगा। अभी बेटा हम ओजोन लेयर पे नहीं है, अर्थ से, हम अर्थ से हम अर्थ से बात कर रहे हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वही LWR के फॉर्म में जा रहा है, रिफ्लेक्शन पे जा रहा है वो नहीं। इधर ऑनलाइन में तो सभी बच्चे हैं, तो इंसोलेशन, LWR और SWR तीनों चीज क्लियर है? तीनों टेक्निकल चीजें क्लियर है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस फॉर्म में आता है? SWR के फॉर्म में। उसे क्या कहते हैं? इंसोलेशन कहते हैं। कहते क्या है? इंसोलेशन। किस फॉर्म में आ रहा है? और हीट पृथ्वी से रिफ्लेक्ट हो रही है किस फॉर्म में? LWR के फॉर्म में। इज इट क्लियर? तो तीन टेक्निकल टर्म्स क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन सभी को क्लियर है? अब टेम्परेचर वाले में ही जो तीसरा, तीन टेक्निकल टर्म्स हो गए, चौथा जो टेक्निकल टर्म है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण।
एंगल ऑफ इंसिडेंस। टेम्परेचर के अंदर ही सारे टेक्निकल कीवर्ड्स चल रहे हैं जो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो अब हमें देखना है कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण किसे कहते हैं और इसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन। तो फिर से आपको एक चार्ट बनाना है। अब देखिए, अब आपको पता लग गया सूर्य से जो पृथ्वी पर ही प्रकाश आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। किस फॉर्म में आ रहा है, एब्जॉर्ब। तो यहां पर आप पहुंच गया, ये पृथ्वी पर पहुंचा, पृथ्वी पर पहुंच चलिए, तो देखिए आपने देख लिया इंसोलेशन को, एसडब्ल्यूआर के फॉर्म में आ रहा है। अब देखिए कि जो वे आ रही है, रे आ रही है, तरंग आ रही है, ये पृथ्वी पर आकर यहाँ टकरा रही है। टकराने के बाद ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो डेफिनेट कैसे करेंगे, अर्थ की सरफेस और सन रे के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं। क्लियर, चार्ट बना लीजिए, लिख लीजिए। डेफिनेट कैसे करना है देखते चले, अर्थ की सरफेस और सन रे के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब आप इसको अपने टर्म्स में लिख लीजिए या इस चित्र को बना लीजिए, बस इतने से ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। कहां से, कौन से नॉर्मल से बेटा, पहले अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा हो जाने दो, फिर आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन है कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी की सतह के बीच बनने वाले एंगल को, द एंगल बिकम्स बिटवीन द सन रे एंड अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे जिम्मेदार है पृथ्वी पर तापमान के निर्धारण के लिए, अब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए ये चार्ट बना लिया सबने। अच्छा, एक सिंपल सी चीज, ये आग जल रही है, मुझे बताएं ए बी सी में से सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा। ए। अगर मैं अदर फैक्टर कांस्टेंट कर देता हूं, सारी चीज को नेग्लेक्ट कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट ये आग जल रही है, फायर, तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा और सबसे ठंडा क्यों, दूर है। अगर टेक्निकली देखूं तो ध्यान से देखिए, ये जो SWR जा रही है उसकी वेवलेंथ छोटी और बड़ी है, देखिए, है ना। एस डब्ल्यू आर पता है ना, शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये एनर्जी का सोर्स है, जैसे सन है एनर्जी का सोर्स, और जैसे सन से निकलने वाली एनर्जी शॉर्ट वेव रेडिएशन में जा रही है, तो इससे भी तो शॉर्ट वेव रेडिएशन में ही निकलेगी, फायर से। तो जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा उससे हीट ट्रांसफर होगी SWR के फॉर्म में ही। और मान लीजिए बी एक मेटल है, तो ये SWR के फॉर्म में गई, बी मेटल गर्म हो गई, गर्म होने के बाद जब मेटल ठंडी होगी तो रिफ्लेक्ट करेगी ना हीट को, तो किस फॉर्म में करेगी, LWR के फॉर्म में। तो इट इज दिस कॉन्सेप्ट इज इंप्लीमेंटेड ओवर ऑल द सोर्स ऑफ हीट, ये सन पर ही इंप्लीमेंटेड नहीं है, सब पर है। तो अब देखें यहां पर ए की वेवलेंथ यानी SWR की वेवलेंथ यहां पर छोटी है और यहां पर बड़ी है, तो वेवलेंथ बड़ी होने के कारण टेम्परेचर कम,
वेवलेंथ छोटी होने के कारण टेम्परेचर ज्यादा। ये बात समझ में आ गई ना आपको? अच्छा, अब देखिए मैं इसी को चार्ट के थ्रू समझाता हूं। अभी जो एंगल वाली बात थी, अब मुझे बताएं ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, इसमें से लंबी कौन सी है? तो मुझे बताएं ए पॉइंट और बी पॉइंट में से सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा अगर यहां पर सोर्स ऑफ हीट है? कौन सा गर्म होगा? ए। अच्छा, अब आप देखें ए पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 का। तो यहां पर 90 से कम होगा ना? होगा ना कम? तो आप देखें जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो सबसे गर्म स्थान है या नहीं? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए अब इसको अर्थ के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ये बात समझ में आ गई ना आपको? ये हमारी अर्थ है 0 डिग्री, 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री। अब ये सन है भाई, सोलर सिस्टम में अर्थ ऐसे ही तो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व ऐसे ही कर रही है ना सन के चारों तरफ। अब देखें ये सूर्य की सीधी किरण गई तो कितने डिग्री का एंगल बना? 90 का। अरे अगर ये पाथ है तो 90 का बना ना? बना। तो अब मुझे बताएं कि पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान क्या हुआ? क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखो ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये? क्योंकि अर्थ की सरफेस और सन रे के बीच बनने वाले एंगल को ही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री का है तो सबसे बड़ा एंगल है, और सबसे बड़ा एंगल जहां होगा वहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी। अच्छा अब देखें यहां से 90 डिग्री पर मैं गया तो मुझे बताए 90 डिग्री गर्म होगा या ठंडा होगा? ठंडा होगा। क्यों? इसकी एसडब्ल्यूआर की वेवलेंथ बढ़ गई और एंगल छोटा हो गया। हो गया छोटा, 90 से छोटा हुआ ना। तो देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री तरफ जाने पर एंगल ऑफ इंसिडेंस घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। अगर बढ़ रहा होता तो हीट नहीं बढ़ती। और रे की वेवलेंथ घट रही है बढ़ रही है? बढ़ रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो घट रहा है और इस एसडब्ल्यूआर की वेवलेंथ समझ में आ रही बात? अच्छा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस घटने की वजह से टेम्परेचर भी घट रहा है। समझ आ रही बात? और इस वेवलेंथ के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर घट रहा है। तो दोनों चीज अपोजिट हो गई ना। कि अगर मैं यहां पर एग्जामिनर आपसे कहता है कि सूर्य से जो एसडब्ल्यूआर की वेवलेंथ है वो किसी पर्टिकुलर स्थान पर पड़ रही है और दूसरी जगह उससे लंबी वेवलेंथ पड़ रही है, तो वहां का टेम्परेचर उस पर्टिकुलर स्थान से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। दिमाग पजल हुआ? कुछ हुआ ना? देखो सिंपल सी बात, अभी आपने बताया कि ये सोर्स ऑफ हीट है, तो पहली चीज यहां पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो लंबाई किसकी? एसडब्ल्यूआर की। एसडब्ल्यूआर की लेंथ, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट की मैं बात करता हूं तो मुझे बताओ गर्म स्थान कौन सा होगा? ए। क्यों? वेवलेंथ छोटी है। तो इसका मतलब छोटी वेवलेंथ हीटेड स्थान और बड़ी वेवलेंथ ठंडा स्थान। समझ में आ गई इतनी सी बात? अच्छा अब देखो मुझे बताना इन चारों पांचों में सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होगी? ये वाली। उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी वेवलेंथ और उससे बड़ी वेवलेंथ। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ ये है ना, तो सबसे कम टेम्परेचर होगा। और सबसे छोटी वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर। तो आप ये देख रहे हैं कि नीचे से यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तरफ जाने पर एसडब्ल्यूआर की लंबाई बढ़ रही है घट रही है? तो टेम्परेचर घट रहा है, घटेगा ना। पहली चीज क्लियर हो गई वेवलेंथ पर। अब दूसरी चीज देखो ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो कम होगा ना एंगल। जैसे कि आपको अभी मैंने यहां पर इसमें बताया ये सबसे बड़ा एंगल, यहां पर जाते जाते एंगल छोटा होगा ना। भाई ये देखो ये एंगल छोटा होगा कि नहीं होगा? यहां पर पहुंचेंगे छोटा होगा। तो 90 डिग्री पर जब ये 90 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे 0 डिग्री से, तो यहां पर एंगल सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा एंगल होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा कम होगा? कम। अरे ज्यादा, ज्यादा पर ही तो ज्यादा टेम्परेचर है। तो आप ये देख सकते हैं
देखो, एंगल के बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और एंगल के घटने पर टेम्परेचर भी घटेगा। यहां पर सबसे ज्यादा एंगल तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, यहां सबसे छोटा एंगल तो सबसे छोटा सबसे कम टेम्परेचर। इज इट क्लियर? दूसरी चीज, इस वेवलेंथ की सबसे लंबाई छोटी यहां पर तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा, और इधर वेवलेंथ की सबसे लंबाई अधिक तो टेम्परेचर सबसे आगे। बस समझ में? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? अरे बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर, और घट रहा है तो। अब ग्राफ में देख के बताना कि 0 से 90 डिग्री की तरफ जाने पर एंगल ऑफ इंसिडेंस घटेगा या बढ़ेगा। पहली चीज देखो, सबसे बड़ा एंगल 0 डिग्री पर ही है, तो कहीं भी चले जाओ घटेगा ही ना, तो फिर बढ़ने की तरफ सोचने क्यों है भाई? 90 डिग्री इधर है तो इधर चले जाओ तो भी घटेगा, उधर चले जाओ तो भी घटेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से कहीं पर भी जाने पर क्या होगा, और घटने के केस में टेम्परेचर। इतनी सिंपल सी बात। आज भी मास्क की स्पेशल ड्राइव है दिल्ली के अंदर, जैसे यहाँ से निकलो वगैरह मास्क पहन के आज स्पेशल ड्राइव है, ठीक है? इज इट क्लियर? दोनों टेक्निकल चीजें समझ में आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस वाई इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा और घटने पर घटेगा। अब जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा पूछ ले, अभी बता दूंगा, फिर बाद में कहो कि नहीं समझ में आया। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल? इधर ऑनलाइन सभी को क्लियर है? चलो अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन वाला चार्ट तो बना लिया ना आपने? एक एक चीज क्लियर करते चल रहा हूं। अब खुद आंसर देना, सबसे बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां होगा? 90 डिग्री का यही बनेगा ना। ये देखो, ये 90 डिग्री का बना ना सबसे बड़ा। तो अब देखो, सबसे बड़ा एंगल ये है, तो इस चार्ट को इसको याद रखो। ये सोर्स ऑफ हीट है, तो मुझे बताओ ए या बी में से कौन से पॉइंट पे हीट ज्यादा होगी? ए पर होगी। ए कितने डिग्री है? तो 90 डिग्री सबसे गर्म होगा ना। अब देखो, इसके इधर चले जाओ तो भी छोटा, इधर चले जाओ तो भी छोटा, किधर भी जाओ। तो ये नॉर्थ पोल मार लो, ये साउथ पोल मार लो, कुछ भी जाओ। अब इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा हीट यहां होगी। अब देखो, तो यहां पर दो फैक्टर हो गए। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस घट रहा है, 0 से 90 डिग्री जाने पर एंगल ऑफ इंसिडेंस घट रहा है, और फिर वेवलेंथ ऑफ द रे इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये एंगल घट रहा है और इसकी लंबाई बढ़ रही है, दोनों केस में टेम्परेचर घट रहा है। तो अब यहां पर कैसे लिखेंगे इसको? अब देखिए, लेंथ ऑफ रे 0 से 90 डिग्री की तरफ जाने पर क्या होगी बताओ? 0 से 90 डिग्री की तरफ जाने पर बढ़ेगी। क्या होगी भाई? देखो ना, यहां से ये बढ़ रही है ना, जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टेम्परेचर डाउन। दूसरा, 90 डिग्री से
अब जा रहे हैं किस तरफ, तो क्या होगी लेंथ, डिक्रीज। तो टेम्परेचर क्या होगा, भाई 0 से 90 की तरफ जाने पर इसकी लेंथ क्या हो रही है, और टेम्परेचर घट रहा है। बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, लेंथ तो घट रही है। भाई 90 से, अब देखो सबसे बड़ी लेंथ ये दिख रही है ना, और सबसे छोटी ये दिख रही है, तो लेंथ घट रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझ आ रही बात। अब एंगल की बात करेंगे, तो एंगल हाई और लो, समझ आ रही बात। तो जब एंगल कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हाई है तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। और अगर एंगल क्या है, लो है, तो टेम्परेचर, तो यहां पर टेम्परेचर सबसे बड़ा एंगल है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, और यहां पर एंगल सबसे छोटा है सबसे कम टेम्परेचर। तो इस चार्ट को बना लीजिए। लिखना नहीं है, सिर्फ चार्ट बना के समझ लो। तो चार्ट क्लियर है, तो टॉपिक क्लियर है। क्लियर हुआ अब, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर के लिए, और टेम्परेचर का एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या रिलेशन है। इधर ऑनलाइन क्लियर है सभी को। तो यहां पर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से समझे। अब स्टेटमेंट आ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने पर टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, कुछ नहीं होगा। क्या बताओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कैसे क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कॉन्सेप्ट बता पाओगे, नहीं तो किसको किसकी बारात में क्या नाच रहा, कौन नाच रहा है, पता क्या थोड़ी ना। ये कौन सा का एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहां पर कौन सी एंगल, कौन सी रे, कौन सा SWR, किसी को थोड़ी ना पड़ता है। बेटा डेफिनेशन यहां पर नहीं चलेगी, मैं डेफिनेशन लिखवाई अभी एक भी, डेफिनेशन सिर्फ ग्राफिक्स बता रहा हूं, ग्राफिक्स से ही आपको डेफिनेशन बनानी है, लिखना नहीं। मैंने पहले ही बोला ना, लिखना कम है और समझना ज्यादा है। अब जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन ले लो, तो ये सूर्य की किरण है, आ रही है, तो ये सन रे है, और ये अर्थ की क्या है, सरफेस है। तो अर्थ सरफेस और सन रे के बीच बनने वाले एंगल को ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब मैं इस पर डेफिनेशन क्या लिखाऊं बताओ, इसी को मैं डेफिनेशन लिखा के आपका टाइम और अपना टाइम वेस्ट करूं, बता दो। या कॉपी भरवानी है तो उस हिसाब से काम करो। भाई ये क्लियर है ना बात, एनी मीन्स ऑफ मोड क्लियर है ना, बस ये क्लियर है तो डेफिनेशन भी क्लियर है। क्योंकि डेफिनेशन वो एग्जाम में लिख के देगा और 4 ऑप्शन देगा ना आपको। भाई आपको लिखनी तो नहीं है ना कहीं डेफिनेशन, आपको सिर्फ 4 ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाना है। तो इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो वहां पर जब आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं है, तो व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन, इमेज बनाओ, आंसर लगाओ। यहाँ पर ज्योग्राफी में जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पृथ्वी की चित्रों को देखकर समझना है। तो चित्रकला का स्वर्ण युग हो जाएगा यहाँ पर। कौन से पीरियड को कहते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग, उसी में दफना दूंगा पूरा पाषाण काल में ही। ये दोनों टॉपिक क्लियर हैं, जहांगीर के पीरियड को पूरा पाषाण काल क्लियर है। चलिए अब
ऐसे नीचे भी होगा। अब मुझे बताएं सोचकर, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बात करूं ए और बी की, सिर्फ ए और बी की, तो कहां पर ज्यादा होगा? ए पर। और कहां पर कम होगा? समझ आ रही बात? अच्छा, लेंथ ऑफ एच डब्ल्यू आर कहां पर ज्यादा होगी? बी पर, सोच कर बताना। और छोटी कहां पर होगी? टेम्परेचर कहां ज्यादा होगा? और बी पर? दोनों क्यों होंगे, रीजन पता है? अगर आपसे कोई पूछे ए पर टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है और सन की वेवलेंथ छोटी है, ये दो रीजन बताओगे आप, तो अब पता लग गया ना कारण क्यों, क्यों है टेम्परेचर ज्यादा, रीजन ऑफ बिहाइंड दिस, दीज आर द टू फैक्टर्स। इज इट क्लियर? तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि 0 डिग्री पर ही टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्यों है? आपतन कोण अधिक होने के कारण, आपतन कोण कम होने के कारण, ये वाला एंगल अधिक होने के कारण, या सूर्य ज्यादा वहां घूमता रहता है इसलिए। मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाएगा ना वहां पर आपके, उसको 4 ऑप्शन बनाने हैं ना एनी हाउ, तो 4 ऑप्शन में आपका आंसर एक होगा, इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं होगा, और दोनों डाल देगा तो ए प्लस बी होगा, बी प्लस सी होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो आज की डेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर आपका तो आप चीजें नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए आगे के जितने टॉपिक हैं, टेम्परेचर बेल्ट, एयर, वो सभी इसी टॉपिक पर ही आधारित है। कैसे? जब हो जाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखिए 0 डिग्री से मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो मुझे ठंड लगना शुरू होगी या गर्मी? इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर घट रहा है, और जब ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो गर्मी लगना शुरू होगी। बेसिक सिंपल तरीके से मैं समझूं, मैं ज्योग्राफी और टेक्निकल वर्ड्स को ना यूज करूं, तो भाई नीचे से ऊपर जाने पर गर्मी लगेगी या ठंड लगेगी? ठंड लगेगी। और ऊपर से नीचे आने पर गर्मी लगेगी। तो इस गर्मी लगेगी मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ठंड लगेगी मतलब टेम्परेचर घट रहा है। दो ही चीज है ना। चलो तो टेम्परेचर का मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो जो टॉपिक का नाम था वो क्या था? टेम्परेचर और टेम्परेचर बेल्ट। तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब टेम्परेचर बेल्ट की बात करते हैं। देखिए बेल्ट, जैसे आप बेल्ट लगाते हैं ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर की बेल्ट है, तो टेम्परेचर की बेल्ट कहां पर है, क्या है? देखिए अब देखिए ये तो पता होगा आपको, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, पता है? अभी ग्लोब कराऊंगा तो टेंशन ना लो, ग्लोब में सारी चीज बता दूंगा। अभी टॉपिक हम टेम्परेचर देख रहे हैं तो टेम्परेचर समझ। देखिए आपको ये जरूर पता है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ है ना? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ है, तो देखो सन इधर है तो भी सबसे ज्यादा टेम्परेचर इधर, और सन घूमकर इधर आ गया, या पृथ्वी घूमकर सन के इधर आ गई। अभी हम सन को ही घुमा लेते हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड के हिसाब से तो सन ही घूमेगा। अब पृथ्वी अगर घूम के इधर आ गई तो ये वाला फेस सन के सामने चला जाएगा। तो देखो जब एक पूरा साल का हम साइकिल लेते हैं, तो पूरे एक साल के साइकिल में सन के सामने सबसे ज्यादा टाइम कौन सा एरिया है? यही 0 डिग्री। इधर से भी सन के सामने, उधर से भी सन के सामने। अगर मान लिया 3 महीने इधर, और 3 महीने इधर, और 3 महीने इधर, और 3 महीने इधर, तो बताओ 0 डिग्री पर सन कितने टाइम रहा? 6 महीने। अकॉर्डिंग टू द ईयर 0 डिग्री पर सन कितने टाइम? तो 6 महीने में सारी गर्मी 0 डिग्री पर ही उगल देगा वो। तो सबसे ज्यादा गर्म 0 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल, और सन की प्रेजेंस सबसे ज्यादा कहां पर है? 0 डिग्री पर ही है। तो हम ये कहेंगे कि सन के बाद अगर पृथ्वी पर हम देखें हीट बैंक, तो हीट बैंक क्या हुआ? 0 डिग्री। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? तो उस पूरी पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान क्या? 0 डिग्री। अब यहीं से ही हीट का रेडिएशन होगा ना LWR के फॉर्म में चारों तरफ। समझ पा रहे मेरी बात? तो ये हो गया ना हीट बैंक, जैसे मनी बैंक होता है, तो ये हीट बैंक हो गया। अब जब यहां पर हीट बैंक है तो यहीं पर बनती है टेम्परेचर बेल्ट, और उस टेम्परेचर बेल्ट का नाम है ITCZ।
क्या नाम है? ITCZ, और इसका पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। आपको शॉर्ट में ITCZ याद रखना है। आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ, ठीक है? हाँ, कन्वर्जेंट। तो टेम्परेचर बेल्ट को क्या कहते हैं? ITCZ। अब ध्यान से देखें, यहां पर मैंने माना कि मार्च का महीना है, मार्च का महीना है। मार्च के महीने के बाद अप्रैल, मई और जून। जून में सन यहां पहुंच गए, पृथ्वी हिसाब से घूम गई, जून में यहां पहुंच गया। तो जून में जब यहां पहुंचेगा सन, अभी ITCZ बताने से पहले मैं आपको एक टॉपिक करा देता हूं, फिर आपको ज्यादा इजीली रहेगा। तो नीचे एक छोटा सा हेडिंग डालें, रोटेशन ऑफ अर्थ। एक छोटा सा हेडिंग डालें, क्योंकि वो नहीं है क्लियर तो फिर इस पर दिक्कत आएगी। रोटेशन ऑफ अर्थ। क्योंकि करना तो उसको है ही, अल्टीमेटली यही कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती। तो आपको पता है कि पृथ्वी सन के चारों ओर अपने एक सर्कल ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? अब एग्जैक्ट आंसर बताओ, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन बताएगा? कोई कह रहा है ई, कोई कह रहा है ई, कोई कह रहा है कुछ नहीं। चलिए, तो मैं बता दूं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ठीक है? 365 दिन और 6 घंटे। अब देखो, 365 डेज हो गए, 6 घंटे। एक साल का पूरा चक्कर 365 दिन और 6 घंटे। दूसरे साल होंगे तो फिर 6 घंटे, तीसरे साल होंगे तो फिर 6 घंटे, और चौथा साल होते फिर 6 घंटे। तो कितने घंटे हो गए? और 24 घंटे मिलाकर एक दिन, और 365 में एक दिन जोड़ा 366, और लीप ईयर कितने साल में एक बार आता है? 5 घंटे 59 मिनट, इतने सेकंड नैनो पिको करके तो वो 6 घंटे ही आता है। समझ आ रही बात? तो यहां पर 6-6 घंटे का स्लॉट है, तभी तो 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। समझ आ रही बात? तो वो लीप ईयर आपका निकल आता है वहीं पर ही। तो अब देखिए, आपको ये पता लग गया कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, हम कॉमन बात करेंगे इन जनरल, बिल्कुल बेसिक चीज, कि 365 दिन में चक्कर लगाती है। 365 दिन मतलब 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स हमने साइकिल देखा, तो 12 मंथ के हिसाब से हमने 3-3 महीने का स्लॉट बांट लिया। मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। अब देखो, जनवरी, फेब, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। हो गया पूरा साइकिल। अब रोटेशन ऑफ अर्थ में आपको ये समझना है कि यहां से आपके क्या क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पृथ्वी की 4 लोकेशन स्पॉट करनी है पूरे साल में। वो 4 लोकेशन क्या है?
अब देखिए ध्यान से, ये जो लाइन मैंने पृथ्वी से काटी है ये है 0 डिग्री। तो चारों साइकिल में 0 डिग्री आपको दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, क्या 0 डिग्री पर बन रहा है? नहीं बन रहा। भाई 0 डिग्री तो ये गई ना, नहीं बन रहा ना 0 डिग्री पर। अच्छा अब देखो, 90 डिग्री का एंगल 0 डिग्री पर बन रहा है, पड़ रहा है ना सीधे। अच्छा, 90 डिग्री का एंगल 0 डिग्री पर पड़ रहा है। अच्छा, क्या 90 डिग्री का एंगल 0 डिग्री पर पड़ रहा है? 0 डिग्री इधर से जा रही है, नहीं पड़ रहा ना। तो अब देखो, जैसा कि अभी आपको पीछे चार्ट में आपने देखा कि 0 डिग्री 0 डिग्री, एक बार सन इधर और एक बार सन इधर, दो बार ही तो देखा ना आपने। तो 0 डिग्री पर सूर्य की सीधी किरण दो बार साल में, तो एक बार कहां पर? मार्च में, और एक बार कहां पर? सितंबर। सूर्य की सीधी किरणें 90 डिग्री के एंगल के साथ 2 महीनों में पड़ती हैं 0 डिग्री पर, और वो 2 महीने कौन से हैं? मार्च और सितंबर। क्लियर है? और उसके अपोजिट एक बार पड़ती है नॉर्थ पोल पे और एक बार पड़ती है साउथ पोल पे। तो ये वाला जो है टाइम ये नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो टाइम है वो साउथ पोल है। भाई एक बार 0 डिग्री, फिर एक बार इधर पड़ेगी सीधी और एक बार इधर पड़ेगी सीधी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक एक बार। तो 6 महीने सन 0 डिग्री पर रहा और 3-3 महीने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर रहा। तो देखिए, जब सन की सीधी किरण 0 डिग्री पर पड़ती है और वो महीना होता है सितंबर का, तो आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि किन महीनों में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स सन की सीधी किरणें 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं पृथ्वी पर। तो कौन से 2 महीने हैं 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी? मार्च में और सितंबर। तो अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग जब 90 डिग्री का एंगल मार्च के और सितंबर के महीने में 0 डिग्री पर पड़ता है, इस इवेंट को, ये जो इवेंट हुआ, इस इवेंट को बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको विषुव। और देखिए, इसी टर्म से निकल कर आया है इक्वेटर। 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं ना, इक्वेटर लाइन। तो इसी इक्विनॉक्स टर्म से जो इवेंट है, इस इक्विनॉक्स इवेंट से ही 0 डिग्री का नाम इक्वेटर पड़ा है, इक्वेटर लाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इवेंट ऑफ इक्विनॉक्स, विषुव की घटना वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। कौन कौन से महीने में? मार्च एंड सितंबर। इक्विनॉक्स का इवेंट कब होता है? जब सन की सीधी किरण 0 डिग्री पर पड़ती है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ इक्विनॉक्स क्रिएट, कि कैसे क्रिएट होता है, तो जब सन 90 डिग्री का एंगल बनाता है कहां पर? 0 डिग्री पर, तो उस इवेंट को क्या बोलते हैं? और ये साल में कितनी बार होता है? कौन कौन से महीने में? अगर इतनी बात कर ली, 1 नंबर पक्का। अब देखिए, 0 डिग्री पर 2 बार चला गया, अब एक बार नॉर्थ पोल पर जाएगा और एक बार साउथ पोल पर। तो पहले देखते हैं साउथ पोल। तो जब सूर्य की सीधी किरणें साउथ पोल पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, जब सन की सीधी किरणें साउथ पोल पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो इस इवेंट को बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तब किसका निर्माण होता है? कैप्रिकॉर्न। इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। आपने कर्क रेखा और मकर रेखा सुना है ना, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। तो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कब बनती है? जब सूर्य की सीधी किरण 90 डिग्री का एंगल बनाती है कहां पर? साउथ पोल पर। इज इट क्लियर? अगर साउथ पोल में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सन, तो क्या क्रिएट होगी?
और वो कौन से महीने में हो रही है? अच्छा, अब एक बात बताएं, जहां पर भी सन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां होगी? वही होगी ना। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा ना आपने कि 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा एंगल है, और जहां पर भी सबसे ज्यादा एंगल बनेगा वही सबसे ज्यादा गर्मी होगी। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगी, नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में? क्यों? 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? साउथ पोल में। और जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रही है? तो गर्मी ज्यादा कहाँ होगी? साउथ पोल में। अब देखो, ये इंडिया नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, हम लोग कहाँ है? इधर है ना, नॉर्थ पोल में। तो दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ गर्मी होती है, ठंड होती है? ठंड होती है। क्यों? क्योंकि सन अभी सारी गर्मी साउथ पोल में बरसा रहा है। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बना हुआ है? साउथ पोल में। और उसका वाइस वर्सा कहाँ होगा? नॉर्थ पोल में। तो अब इधर देखो, जब सन 90 डिग्री का एंगल नॉर्थ पोल में बनाएगा तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से लाइन ऑफ कैंसर होकर जा रही है ना। इट इज अ वर्चुअल लाइन। चीजें वर्चुअल ही है, बट हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्चुअल है। सारी चीजें वर्चुअल है, लेकिन समझने के लिए एक्चुअलिटी में हमें समझनी पड़ेगी। तो अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि लाइन ऑफ कैंसर का निर्माण कौन सा महीने में हो रहा है? जून में। क्यों हो रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहां पर? नॉर्थ पोल में। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न का निर्माण क्यों हो रहा है? 90 डिग्री के कहां पर? साउथ पोल में। और इक्विनॉक्स क्यों बन रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है? 0 डिग्री पर। कौन कौन से महीनों में? अब देखो, सितंबर का महीना जब आता है तो ध्यान से देखिए, सितंबर का महीना आ रहा है, और सितंबर के महीने में अब अपने लोकेशन को इमेजिन कीजिए। हम दिल्ली में रह रहे हैं, नॉर्थ पोल में है। अपनी लोकेशन को इमेज करके टेम्परेचर को, वेदर को, क्लाइमेट को समझें। सितंबर का महीना आ रहा है, सितंबर से हम लोग जा किधर रहे हैं? दिसंबर की तरफ। तो दिसंबर की तरफ सन किधर भाग रहा है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किधर जा रहा है? साउथ पोल। तो हमारे यहाँ ठंड बढ़ेगी या गर्मी? क्योंकि गर्मी कहां बढ़ रही है? साउथ पोल में। अब दिसंबर के बाद देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब हमारे पास आता जा रहा है सन। तो देखो, दिसंबर के बाद सर्दी कम होना शुरू हो गई ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में कम हो गई। और मार्च के बाद देखो, अप्रैल, मई और जून। अब जून आ गया तो कितनी हो गई हीट? तो इसका मतलब जून का महीना जब अब चल रहा है तो सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ रही होंगी? नॉर्थ पोल पर। तो हमारे यहाँ गर्मी बढ़ रही है ना। अब जैसे जून जाएगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, धीरे धीरे फिर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें शिफ्ट हो रही हैं, उनकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है नॉर्थ पोल से 0 डिग्री की तरफ। तो 0 डिग्री से साउथ, साउथ से फिर 0 डिग्री, और 0 डिग्री से फिर नॉर्थ। अब ये साइकिल कैसे रोटेट होगा ग्लोब पर समझते हैं। हाँ हाँ, एक सेकेंड, ये साइकिल कैसे रोटेट होगा देखिए। ये ग्लोब है, 0 डिग्री, ये कौन सा पोल? साउथ, ये नॉर्थ पोल। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, लाइन ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। सूर्य की सीधी किरणें 90 डिग्री का एंगल नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में इसी पर बनाती हैं, इससे नीचे नहीं जाती, इसलिए सन यहां पर आकर फिक्स हो जाता है। तो देखिए, यहां पर साउथ पोल है तो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इधर लाइन ऑफ। तो देखो, अगर मैं मानता हूं ये मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने से सन की सीधी किरणें किस ओर मूव करेंगी, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? इस चार्ट को देखकर बताओ। तेरा मार्च, मार्च से किधर जाएगा? जून की तरफ। मार्च से जून की तरफ जाएंगी ना, तो यहां से सन की किरणें शिफ्ट होंगी किधर? अब कहां पहुंच गई? नॉर्थ पर। अब नॉर्थ के बाद सितंबर की तरफ भागेंगी, फिर किधर? 0 डिग्री की तरफ। तो देखो, यहां से फिर वापस 0 डिग्री, आगे 0 डिग्री। अब सितंबर से दिसंबर साउथ पोल की तरफ। तो देखो, 0 डिग्री से ये पहुंच गए साउथ पोल, पहुंच रही है। अब उसके बाद देखो, फिर 0 साउथ पोल से फिर 0 डिग्री तरफ, तो ये साउथ पोल से
तो ये देखो हो रहा है ना पूरा मैकेनिज्म, और यही मैकेनिज्म जो हो रहा है, इसी मैकेनिज्म वाले रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि हीट का ट्रांसफर इतने ही रीजन में मैक्सिममली हो रहा है, क्योंकि 90 डिग्री की लास्ट एंगल यहां बनता है, इससे आगे नहीं बनता, और 90 डिग्री का लास्ट एंगल यहां बनता है, इससे आगे नहीं बनता। तो जहां पर भी 90 डिग्री, अब मुझे बताएं जरा, टेम्परेचर बेल्ट मैंने कहां बताई थी आपको, इक्वेटर पे, ITCZ। अब ध्यान से देखना, मार्च के महीने में टेम्परेचर बेल्ट कहां पर होगी, ITCZ 0 पर होगी ना, क्योंकि मार्च के महीने में सूर्य की सीधी किरणें कहां हैं। एक खास बात बताता हूं, ITCZ वहां रहेगी जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सन। तो जिधर जिधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उधर उधर ITCZ भागेगी। तो मार्च के महीने में ITCZ यहां है, और जून में कहां पहुंच जाएगी, यहां पर पहुंचेगी ना। तो जून में ITCZ कहां होगी, तो देखो शिफ्टिंग ऑफ टेम्परेचर बेल्ट, मार्च टू जून ऐसे हो रहा है, और फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर में इधर यहाँ, और फिर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर इधर, और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी फिर मार्च। तो ITCZ यहां से यहां शिफ्ट होती है और यहां से यहां शिफ्ट होती है, डायरेक्टली नहीं, पहले यहां से यहां जाएगी, फिर यहां से वापस, और वापस से फिर इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, और यही ITCZ ही टेम्परेचर बेल्ट है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। विषुवत रेखा ही इक्वेटर लाइन है, और इक्वेटर लाइन बनी है इक्विनोक्स से। इक्विनोक्स कैसे बनते हैं वो आपको मैंने बता दिया। तो यहां पर गंगाधारी शक्तिमान है, ये विषुवत रेखा है जिसे 0 डिग्री इक्वेटर इक्विनोक लाइन बोलते हैं। ये कर्क रेखा है, लाइन ऑफ कैंसर। ये हॉल्ट है किसका, ITCZ का। हॉल्ट क्यों है, क्योंकि सूर्य की जो 90 डिग्री का एंगल है लास्ट नॉर्थ पोल में, इसके आगे नहीं बनता, साउथ पोल में किसके आगे नहीं बनता, इससे आगे नहीं जाता सन। तो 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ साउथ दोनों फिक्स पॉइंट हैं सन के 90 डिग्री एंगल के, इसीलिए ITCZ बेल्ट भी इसी दोनों पॉइंट के बीच में ट्रांसफर होती रहती है, 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 to 23.5 डिग्री साउथ। समझ आ रही बात। तो मार्च के महीने में गर्मी ज्यादा कहां होगी, 0 डिग्री पर। अब टेम्परेचर बेल्ट मार्च के महीने से जून के महीने में शिफ्ट होगी धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरफ बढ़ रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ। क्यों, क्योंकि सूर्य की सीधी किरण 90 डिग्री का एंगल किस तरफ बनाएंगे, अब नॉर्थ में। तो ये पूरा मैकेनिज्म काम करेगा। अब ध्यान से देखो, इसी के अकॉर्डिंग अब मैं लिखता हूं, इधर लिखा 21 और इधर लिख दिया 22, मैं गिनती लिख दी मैंने 21 और 22। अब मुझे बताएं, साउथ पोल में सूर्य की सीधी किरणें हैं तो गर्मी इधर होगी ना ज्यादा, गर्मी इधर ज्यादा होगी। कौन से महीने में, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं छोटे, बड़े होते हैं। तो साउथ पोल का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। क्यों, क्योंकि इसी दिन 90 डिग्री का एंगल सबसे ज्यादा होगा साउथ पोल पर। अब इधर आ जाते हैं, जून के महीने में गर्मी कहां, जून के महीने में यहां हो गई ना गर्मी, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहां। तो जून के महीने में 90 डिग्री का एंगल किस दिन, 21 को। तो नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि गर्मी में दिन बड़े होते हैं। अच्छा अब ध्यान से देना, जब इधर दिन बड़ा है तो उधर रात, जब इधर दिन बड़ा है तो उधर का दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। और जब इधर दिन बड़ा है तो इधर का दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। अब ध्यान से, नॉर्थ पोल का सबसे छोटा दिन सोचकर बताओ,
नॉर्थ पोल का सबसे छोटा दिन, क्योंकि जो इधर बड़ा है वो उधर छोटा है, और जो उधर बड़ा है वो इधर छोटा है। इज इट क्लियर? साउथ पोल का सबसे छोटा दिन 21 जून। नहीं आ रही बात समझ में? भाई आप कह रहे हो कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, तो गर्मी में दिन बड़े दिसंबर में कहां होंगे? साउथ पोल में। क्यों होंगे? कारण पता लग गया ना? क्यों बताओ? अरे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, हीट ज्यादा है तो दिन, गर्मी, सब चीज ज्यादा होगी, और गर्मी में दिन बड़े होते हैं। तो दिसंबर में दिन बड़े कहां होंगे, नॉर्थ या साउथ? तो जब दिन साउथ में बड़े हैं तो नॉर्थ में छोटे होंगे ना, तो उधर का बड़ा दिन हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है। और याद हो कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन बोलते हैं, क्रिसमस डे को बड़ा दिन बोलते हैं ना। क्यों? नॉर्थ पोल में 22 दिसंबर के बाद दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। 22 दिसंबर के बाद दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और 25 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है इस पूरे साल का। और 25 दिसंबर से लेकर फिर जनवरी, फरवरी, मार्च करते करते जून तक बड़े दिन आते आते 21 जून सबसे बड़ा हो जाता है। तो कहा जाता है कि 25 दिसंबर से बड़े दिनों की शुरुआत होती है, क्योंकि 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, और वो 3 दिन में जो सन की रे अपना एंगल चेंज कर रही है, वो रोटेशन होता है वहां पर। तो 3 दिन का गैप पीरियड होता है, इसलिए 25 दिसंबर को बड़ा दिन माना जाता है। क्रिसमस के साथ साथ उसको हम, जो हमारा हिंदू कल्चर है उसमें 25 दिसंबर को बड़ा दिन बोलते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ रेज हो रहा है। तो जो इधर बड़ा है वो इधर छोटा है, और जो इधर छोटा है वो उधर। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? अच्छा, 21 22, और इधर लिख रहा हूं मैं 22, और इधर लिख रहा हूं 23। आप ध्यान से देखो, आपसे पूछ लेगा कि मार्च के महीने में किस दिन सूर्य की सीधी किरण 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? 22 मार्च। और सितंबर के महीने में बस 21 22 22 23। अब ध्यान से देखो, 0 डिग्री पर सबसे बड़ा दिन मार्च के महीने में, और सितंबर के महीने में, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहां पर है ना। तो 0 डिग्री पर साल में 2 बड़े दिन होंगे। कौन कौन से दिन? अब इस चार्ट को बना लो और ये सारे फैक्ट्स लिख लो। इधर ऑनलाइन किसी को डाउट? और आप तो देखते ही हैं सबसे छोटा दिन कौन सा है, सबसे बड़ा दिन कौन सा है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है। हाँ, रोटेशन ऑफ अर्थ के नीचे चार्ट बना लीजिए। ये काम करो, रुको मैं इसको फेयर बना देता हूँ, ठीक है? फेयर बना देता हूँ, अभी इधर घिचपिच ज्यादा हो रही है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर क्या लिखना है। हाँ हाँ, बीच में बनाऊंगा। जीरो डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है? कौन सा महीना, कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सा दिन? इस इवेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? विशु। उधर भी क्या बनेगा हिंदी में? विशु बन गया। अच्छा, यहां पर सामने कौन सा पोल होगा, और इधर, और ये गई 0 डिग्री, तो सूर्य की सीधी किरणें कहां पर? साउथ पर। तो इस इवेंट को क्या बोलेंगे? मकर रेखा, लाइन ऑफ। अब मुझे बताओ, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 90 डिग्री की जो लाइन पड़ रही है साउथ पोल पर, कितने डिग्री पर पड़ रही होगी? 23.5 डिग्री, क्योंकि इससे नीचे नहीं जाएगी, अभी बताया ना। अच्छा, अब इधर क्या लिखेंगे? 22, और कौन सा महीना? दिसंबर। अब इधर आ जाओ, इधर नॉर्थ पोल आ गया, इधर साउथ हो गया, क्योंकि इधर जो साउथ है
उधर नॉर्थ हो जाएगा क्योंकि रोटेट होगी ना। तो अब सूर्य की सीधी किरणें कहां पर? नॉर्थ पर। कौन सा महीना? जून। कौन सा दिन? 21। इसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर। हो गया चार्ट। अब नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन 21 जून। साउथ पोल का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। नॉर्थ पोल का सबसे छोटा दिन, साउथ पोल का सबसे छोटा दिन। बस हो गया यार, तुम लोगों को तो बन गए मास्टर। बना लो इसको चार्ट को जल्दी से। अब बताओ इसको लिखवाऊं? लिख लोगे ना अपने आप? समझ में आ रही चीजें? और ये बनाने के बाद इसी के साथ साथ यहाँ पर इस तरीके से बना लेना। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अब तुम खुद ही आंसर दे दोगे। 23.5 डिग्री साउथ कौन सा महीना? दिसंबर। 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन सा महीना? जून। और ये कौन से महीने? मार्च और सितंबर। ITCZ कहां पर है? और यहां से शिफ्ट होती है इधर और फिर यहां से इधर। इज इट क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मई और अप्रैल के महीने में, अप्रैल या मई के महीने में ITCZ कितने डिग्री के आसपास होगी? सोचकर बता देना। अप्रैल मई के आसपास ITCZ कितने डिग्री के आसपास होगी? 10, 15, 20, 10 से 20 डिग्री के आसपास होगी। तो ऑप्शन 4 आएंगे तो उसमें से देखकर लगा लोगे ना। अगर अक्टूबर नवंबर में बात करें, अक्टूबर नवंबर में तो ITCZ कहाँ होगी? बताओ जरा देखकर। नवंबर तो 10 से 15 साउथ पोल होगी और अप्रैल मई में 10 से 15 नॉर्थ पोल होगी। तो 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से ऐसे ही ऑप्शन देगा, आप लगा दोगे। ऐसे ही आते हैं ऑप्शन, क्योंकि एक फिक्स लोकेशन आपका पैरामीटर तो नहीं है ना, वहां तो डे टू डे शिफ्टिंग हो रही है। हाँ, पैरामीटर फिक्स क्या है? जून के महीने में ITCZ कहाँ होगी? जून के महीने में 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ पर, ये तो फिक्स है ना। सितंबर के महीने में कहाँ होगी ITCZ? इक्वेटर पे। दिसंबर के महीने में कहाँ होगी ITCZ? जहां पर ITCZ होगी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा कम होगा? अब देखो, टेम्परेचर के दो भाई हैं, एक का नाम है प्रेशर और दूसरे का नाम है एयर। बड़ा भाई जहां जहां जाता है उसके पीछे पीछे वो भी भाग लेते। किसके दो भाई हैं? ITCZ के। ITCZ के दो भाई हैं, कौन कौन? प्रेशर और एयर। अब एक भाई एक बहन कह लो, एक दोनों भाई कह लो, तो ITCZ के कौन? ये दोनों भाई। ITCZ जहां जहां जाएगा उसके पीछे पीछे प्रेशर और एयर भी चले। तो इन पर डिस्कशन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। तो आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने देखा इंसोलेशन, SWR देखा, LWR देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, रोटेशन, ऑफ अर्थ देखा,
तो रोटेशन ऑफ अर्थ के इवेंट देखे, जैसे इक्विनॉक्स, कैंसर लाइन ऑफ, कैप्रिकॉन, लार्ज डे एंड स्मॉल डे, ये सारी चीजें देखी आपने? ये सारी चीजें क्लियर है? इतने की गारंटी लेता हूं, उसमें से एक दो नंबर पक्का यहां से ही। इस कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको। रोटेशन ऑफ अर्थ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? ऑनलाइन ऑफलाइन मुझे बता दीजिए, किसी का कोई डाउट? चीजें समझ में आ रही हैं? तो टेम्परेचर का अब कौन दो भाई हैं इन पर चर्चा? जहां ITCZ भागेगी वहां, बस इतनी बात समझ में आ गई तो एयर और प्रेशर दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। और फिर एयर और प्रेशर के भाई बहन आगे रिश्तेदार जोड़ना मेरा काम है, छोड़ना नहीं किसी को। तो अब देख रहे हैं पृथ्वी पर इन सारी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला कौन दिख रहा है? तो अभी तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुए हैं, इनके पीछे पीछे दो भागेंगे। तो जब ये दो भागेंगे तो इनसे जुड़े हुए इवेंट, अब एयर से बनेगा एटमॉस्फेयर और प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एयर और प्रेशर जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? वर्षा, क्लाइमेट, मौसम, साइक्लोन, रेन, ये सारी चीजें बनेंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए इधर ऑनलाइन किसी को कोई डाउट? किसी का कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। चलिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।